हेलो रेडिकल्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे एकदम। लास्ट क्लास में हमने सेल थ्योरी पढ़ी थी, ओवरव्यू ऑफ सेल पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ना हम एक प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बना लेते हैं, उसमें सारी चीज़ें लेबल कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, सबसे बाहर होती है सेल वॉल, तो बना लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हमने बना लिया सेल वॉल। ओके, इसके अंदर हम बनाएंगे सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के ना कुछ एक्सटेंशंस प्रेजेंट होते हैं, मतलब सेल मेम्ब्रेन अंदर की साइड फोल्डेड होती है और कुछ स्ट्रक्चर बनाती है एक प्रोकैरियोटिक सेल में। जैसे कि सबसे पहला स्ट्रक्चर है ये, इसको हम बोलते हैं मीजोजोम। क्या बोलते हैं? मीजोजोम। देन सेकंड जो स्ट्रक्चर होता है ये स्ट्रक्चर होता है क्रोमैटोफोर। ठीक है, क्रोमैटोफोर में ना कुछ पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। सपोज ऐसे कुछ पिगमेंट्स हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस पे हम लिख देते हैं पिगमेंट्स, जैसे कि क्लोरोफिल ए। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है? ये जो हमारा सेल वॉल हो गया सबसे बाहर, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन को लेबल कर देते हैं। ये हो गई हमारी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये मीजोजोम और ये जो हमने क्रोमैटोफोर देखे, ये सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस हैं। एक्सटेंशन मतलब सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है जो कि मॉडिफाई हुआ है सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर जो सेल मेम्ब्रेन से मॉडिफाई होकर बने हैं वो सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन है। तो ऐसे दो एक्सटेंशन प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं, एक होता है मीजोजोम और एक होता है क्रोमैटोफोर। ठीक है, क्रोमैटोफोर जो है फोटोसिंथेसिस का काम करता है प्रोकैरियोटिक सेल में, क्योंकि इसके पास पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि क्लोरोफिल ए, जस्ट लाइक प्लांट्स। राइट, क्लोरोफिल होता है उनके पास और वो खुद का खाना बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस करके। सेम वैसे ही प्रोकैरियोटिक सेल में फोटोसिंथेसिस के लिए क्रोमैटोफोर होता है। ठीक है, और मीजोजोम के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उनको हम सेपरेटली अलग हेडिंग डाल के लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो उसको हम क्या बोलते थे? न्यूक्लियोइड बोलते थे, है ना? तो वो हम बना लेते हैं जल्दी से। तो ये कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, इसको एक एरिया मान लो कि इतना एरिया जो है ना वो न्यूक्लियस का है। ठीक है, नो मेम्ब्रेन, इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड। इसी में क्या होता है? जीनोमिक डीएनए। बेसिकली ये एरिया हो गया जहाँ पे डीएनए क्रोमोसोम वगैरह पाया जाएगा, बट इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, फिर इसमें क्या होगा? राइबोसोम्स भी होंगे। हमने पढ़ा था राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, और कौन से राइबोसोम होंगे? 70S। 70S राइबोसोम्स। फिर एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, ये
ये क्या है? ये है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, जो कि सिंगल होता है, सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ये होता है। ठीक है, मतलब खुद के डीएनए के अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल के पास होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो हर किसी के पास हो, बट होता है। ठीक है, तो कैसा होता है? सिंगल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल और वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड के कुछ फंक्शंस होते हैं, उनको हम यहीं पे नोट कर लेते हैं। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मिड। पहला, रेसिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। दूसरा, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? होस्ट से फॉरेन डीएनए अपने अंदर लेना। ठीक है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में हम आगे पढ़ेंगे कि हमको किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए अगर हमारे अंदर इंट्रोड्यूस कराना होता है, उस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, उसमें भी प्लाज्मिड का यूज़ होता है। प्लाज्मिड की हेल्प से हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं। और दूसरा फंक्शन इसका ये है कि रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना भी प्लाज्मिड का काम होता है। ओके, तो इसके दो फंक्शन हो गए। प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में बस यही सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ ना स्टार्टिंग में प्रोकैरियोटिक सेल का थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दे रखा है, तो हम उसको भी नोट कर लेते हैं। यही डायग्राम के साइड में ही नोट कर लेना। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स इंक्लूड, क्या क्या प्रोकैरियोटिक सेल में आता है? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया। तो जनरली एल्गी सुन के हमें लगता है कि ये एल्गी होगा, बट नहीं, ब्लू ग्रीन एल्गी जनरली क्या है? एक बैक्टीरिया है। ठीक है, सिंस वो फोटोसिंथेसिस करता है, उसके पास क्रोमेटोफोर होता है, इसलिए हम इसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्या आता है प्रोकैरियोटिक में? माइकोप्लाज्मा, जिसको हम पीपीएलओ भी बोलते हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि इसमें सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है इसमें, और ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, इसका साइज़ भी डिस्कस हो चुका है। ठीक है, तो ये आता है प्रोकैरियोटिक सेल में। देन नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉल होते हैं, बहुत ज़्यादा रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में। ये भी हम जब जो टेबल हमने बनाई थी ना प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की डिफरेंशिएशन वाली, वहाँ पर मैंने ये पॉइंट लिखवा रखा है कि डिवीज़न करके कौन ज़्यादा तेज़ डिवाइड करता है, मल्टीप्लाई तो प्रोकैरियोटिक सेल करते हैं, क्योंकि वो जनरली छोटे होते हैं यूकैरियोटिक से। तो इसको हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं। फिर इनके बहुत सारे शेप और साइज़ मतलब वेरी करते हैं, बहुत सारे शेप्स होती हैं इनकी, बहुत सारे साइजेस में ये मिलते हैं, बहुत वैरायटी है। तो कुछ शेप्स देख लेते हैं। द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो जनरली हम 4 बेसिक शेप्स ही पढ़ते हैं बैक्टीरिया में।
पहली जो होती है बैसिलस या फिर रॉड लाइक, ठीक है, पहली। दूसरी है कोकस यानी कि स्फेरिकल। तीसरी शेप है विब्रियो यानी कि कॉमा शेप्ड। फोर्थ है स्पाइरलम यानी कि स्पाइरल शेप्ड। तो ये 4 बेसिक शेप्स हैं जो पढ़ी जाती हैं। देखो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना कि जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है ना, जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो नेकेड होता है। नेकेड मतलब कि कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है न्यूक्लियस के अराउंड। उसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोइड। ऑलरेडी मेंशन्ड हो गया है डायग्राम में। ठीक। अब क्या होता है, प्रोकैरियोट्स के पास एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है इंक्लूजन बॉडीज करके, ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट, जो केवल प्रोकैरियोट्स में होती हैं, ओनली इन प्रोकैरियोट्स। इनका यूनिक कैरेक्टर है, यूकैरियोट्स में नहीं होती हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। सेल एनवेलप includes glycocalyx, cell wall and cell membrane. सो मेजरली अगर आप देखें तो सेल एनवेलप ना 3 लेयर से मिलकर बना होता है। सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, आउटर मोस्ट, ठीक है। फिर उसके अंदर सेल वॉल आती है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन आती है, और ये तीनों ना एक प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करते हैं, एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव यूनिट, मतलब तीनों मिलकर प्रोटेक्शन देते हैं। सो बेसिकली जो हमारा सेल एनवेलप हो गया उसको हम क्या बोल सकते हैं? टाइटली बाउंडेड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। ओके, सबसे पहला ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेल वॉल एंड देन सेल मेम्ब्रेन। तो अगर हम ग्लाइकोकैलिक्स की बात करते हैं तो ग्लाइकोकैलिक्स ना 2 टाइप का हो सकता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्लाइकोकैलिक्स की। इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। अगर ग्लाइकोकैलिक्स थिक है तो हम उसको कैप्सूल बोलते हैं, और अगर वो एक थिन है, लेयर है, थिन लेयर है, तो उसको हम स्लाइम लेयर बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कैप्सूल या यानी कि जो थिक वाला जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस। हाई टेम्परेचर, हाई सैलिनिटी, है ना, इन सब से प्रोटेक्शन देता है। और अगर हम बात करें स्लाइम लेयर की तो वो प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट डिहाइड्रेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिहाइड्रेशन। ओके, ग्लाइकोकैलिक्स इतना ही था। अगर हम बात करते हैं सेल वॉल की, सेकेंड लेयर हमारी कौन सी होती है? सेल वॉल।
पहली बात तो सेल वॉल जो होती है ना, वो होती है नॉन लिविंग, ठीक है। प्लस परमेबल होती है माइक्रोमोलिक्यूल्स के लिए, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए ये सबको एंट्री दे देगी। बट ऐसा सिर्फ माइक्रो मॉलिक्यूल्स के केस में होगा, अगर कोई मैक्रो मॉलिक्यूल आ जाता है तो ऐसा ट्रू नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मॉलिक्यूल आ गया और वो देख ही नहीं रही है, सबको एंट्री दिए जा रही है। कंप्लीटली परमेबल होती है सेल वॉल, नो डाउट। लेकिन अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ जाता है जो कि मैक्रो मॉलिक्यूल के कैटेगरी में आता है, मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब कि जिनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डेल्टन से बड़ा होता है, मतलब वो होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो उनके लिए ऐसा ट्रू नहीं है, ठीक है। कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स तो देखो कॉम्पोजिशन पॉलीसेकेराइड का ही होता है, पॉलीसेकेराइड। लेकिन सेल वॉल का कॉम्पोजिशन जब हम देखेंगे, ये किसकी सेल वॉल की बात हो रही है, प्रोकैरियोटिक सेल चल रहा है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल की बात हो रही है यहाँ पर। हर ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल का कॉम्पोजिशन डिफरेंट होता है। प्रोकैरियोट में कैसा होता है, पेप्टाइडोग्लाइकैन। ये क्या होता है भाई, पेप्टाइडोग्लाइकैन। तो ध्यान से देखें ना, तो ये दो शब्द से मिलकर बना है, पहला पेप्टाइडो और दूसरा ग्लाइकैन। पेप्टाइडो यानी कि अमाइनो एसिड, ठीक है, और ग्लाइकैन यानी कि शुगर। तो पेप्टाइडोग्लाइकैन बेसिकली अमाइनो एसिड प्लस शुगर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। शुगर जैसे कि नाम, नाग, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ये दो शुगर होती हैं प्लस अमाइनो एसिड। पेप्टाइडो मतलब वही पेप्टाइड, पेप्टाइड लिंकेज किस में होता है, प्रोटीन, प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, अमाइनो एसिड। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं, इसमें दो कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है। अब सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ सेल वॉल, जल्दी से फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन आता है मेंटेन शेप, एंड टर्जिडिटी, उसको टफ रखता है सेल को, ठीक है। टर्जिडिटी यानी कि नॉन फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, शेप को मेंटेन करता है सेल वॉल। देन प्रिवेंट बर्स्टिंग, सेल को बर्स्ट होने से बचाता है, फटने से बचाता है। ये दो फंक्शन हो गए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो ये सिलेक्टिवली परमेबल होती है, इन नेचर interact with the outside environment। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी आउटसाइड एनवायरनमेंट यानी सेल के बाहर का जो भी इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स, इंटरसेल्युलर स्पेस होता है, उससे इंटरेक्ट करने का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। अगर कोई भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर कर रहा है तो उसको पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो सेलेक्टिवली परमेबल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल डिसाइड whether it will allow the movement of that molecule inside the cell or not, ठीक है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वो मॉलिक्यूल एंट्री लेगा या नहीं लेगा, ये वही डिसाइड करती है, बिकॉज इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि आउटसाइड एनवायरनमेंट के साथ कौन इंटरेक्ट करता है, तो आंसर विल बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नॉट सेल वॉल, नॉट ग्लाइकोकैलिक्स। ऐसा नहीं है कि ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर होता है फिर उसके अंदर सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल इंटरेक्ट करेगी या ग्लाइकोकैलिक्स इंटरेक्ट करेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल इंटरेक्ट विद द आउटसाइड एनवायरनमेंट। और इसका स्ट्रक्चर जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो हम उसको सेपरेटली पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन को, प्रोकैरियोट्स में अभी नहीं पढ़ेंगे, ओके। जब हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे तभी हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे, और वैसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पर भी होता है प्रोकैरियोट्स में, ओके। सो नाउ कंटिन्यू विद द मीजोजोम, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मीजोजोम, जो कि हमने डायग्राम में मेंशन किया था, किसका एक्सटेंशन होता है, स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं ये, ठीक है। मेम्ब्रेन के कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, एक्सटेंशंस होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनटू द सेल, ठीक है, मीजोजोम। अब वो किस किस स्ट्रक्चर में होते हैं, किस किस फॉर्म में होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है, अब हम उसको डिटेल में देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं मीजोजोम के बारे में। तो मीजोजोम क्या है, अ स्पेशल membranous structure which is formed by the extensions of plasma membrane। अब इसमें क्या कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये सेल वॉल का एक्सटेंशन है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस होते हैं, और किस में होते हैं, इन टू द सेल, सेल के अंदर। मैंने डायग्राम में बनाया था, मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन बनाया था और इनटू द सेल बनाया था, बहुत ध्यान से, ठीक है। सेल वॉल का नहीं होता है ये। अब ये किस किस फॉर्म में हो सकता है, तो मीजोजोम जो होता है ना, वो वेसिकल्स के फॉर्म में भी हो सकता है, वो ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में भी हो सकता है, और वो लैमेले के फॉर्म में भी हो सकता है। ये 3 फॉर्म्स हैं इसकी, ठीक है। किस किस फॉर्म में ये मीजोजोम हो सकता है। अब इसके क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है, फंक्शंस ऑफ मीजोजोम। सबसे पहला है सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल को बनाने में हेल्प करते हैं। दूसरा है डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करते हैं। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल। सेल डिवीजन के बाद जो डॉटर सेल्स बनती हैं उन सब में भी ये हेल्प करेगा, ठीक है। प्लस इसका जो मेन काम है वो है रेस्पिरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, रेस्पिरेशन कराएगा ये। उसके बाद प्रोसेसेस टू इंक्रीज द surface area of प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इससे क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ता है, क्योंकि क्या है ये सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस हैं, इनफोल्डिंग्स हैं, ठीक है, जैसे हमने डायग्राम में बनाया था ना फोल्ड करके। तो इससे क्या हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उस बीच में बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जा रही है, बहुत उसकी लेंथ बढ़ जा रही है, तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ गया, जिससे कि एंजाइमेटिक कंटेंट बढ़ता है, ठीक है। इसमें ऐड करो एंड एंजाइमेटिक कंटेंट, एंजाइमेटिक कंटेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइमेटिक कंटेंट भी बढ़ेगा। तो ये मीजोसोम ये सब कराता है, ठीक है। कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो फोटोसिंथेटिक
ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, क्रोमेटोफोर भी होता है। आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इन द डायग्राम, ओके। तो उसको फिर भी लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख लो, सिंस हम मीजोजोम लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्रोमेटोफोर भी लिख देंगे, क्रोमेटोफोर। तो क्रोमेटोफोर ना सब में नहीं होता, किस में होगा, ओनली इन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ओनली इन प्रोकैरियोट्स परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए। एग्जाम्पल ये किस में होंगे, साइनोबैक्टीरिया। मैंने पहले भी बताया था, साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है ये, बट है क्या, एक प्रोकैरियोट है, ठीक है, एल्गी नहीं है, बैक्टीरिया है, और इनके पास क्रोमेटोफोर होते हैं प्रो फोटोसिंथेसिस करने के लिए, क्लोरोफिल ए पिगमेंट होता है। तो बेसिकली ये सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस हैं दोनों ही। यहाँ पे लिख लेते हैं, मीजोसोम एंड क्रोमेटोफोर बोथ आर extensions of plasma membrane, very important, ठीक है, बोथ आर एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम देखेंगे सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, जो सेल वॉल के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, सरफेस स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया। अब देखो बैक्टीरियल सेल्स ना मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, ठीक है, मोटाइल मतलब जो मूव कर सकते हैं, नॉन मोटाइल मतलब जो स्टेशनरी होते हैं, मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो होता है ना, दैट कैन बी मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल। तो अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसके पास क्या होगा, एक स्पेशल फिलामेंटस एक्सटेंशन होगा सेल वॉल का, जिसको हम फ्लैजुला बोलेंगे, ठीक है। ये केवल मोटाइल बैक्टीरिया के पास ही होगा। मोटाइल बैक्टीरिया के पास क्या होगा, थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल। इम्पॉर्टेंट किसका है ये, सेल मेम्ब्रेन का नहीं है, सेल वॉल का है। सेल मेम्ब्रेन का कौन था, मीजोजोम एंड क्रोमेटोफोर। और अगर आ जाता है सेल वॉल के थिन एक्सटेंशन बताइए, तब आएंगे ये हमारे फ्लैजिला, पिलाई, फिम्ब्रे, ये सब सेल वॉल के होते हैं। अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसके पास एक स्पेशल फिलामेंटस एक्सटेंशन होगा सेल वॉल का, जिसको हम बोलेंगे फ्लैजिला। क्या बोलेंगे, फ्लैजिला बोलेंगे, ठीक है। फ्लैजिला होगा, हेल्प्स इन मूवमेंट, हेल्प्स इन मूवमेंट, मूवमेंट में हेल्प करेगा। फ्लैजिला के ना 3 पार्ट्स होंगे, 3 पार्ट्स। पहला फिलामेंट, जो कि लॉन्गेस्ट पार्ट होगा। दूसरा हुक, और तीसरा पार्ट होगा बेसल बॉडी। फ्लैजिला के 3 पार्ट हो गए, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, जिनमें से फिलामेंट जो होगा वो लॉन्गेस्ट पार्ट होगा, ओके। फिर अब हम देखेंगे और बिसाइड्स फ्लैजिला, फ्लैजिला के अलावा और कौन से एक्सटेंशंस होते हैं सेल वॉल के, और कौन से सरफेस स्ट्रक्चर्स होते हैं,
ठीक है, तो देखेंगे अब हम पिलाई और फिम्बरी के बारे में। बट ये दोनों ही मूवमेंट में हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है, मूवमेंट में केवल फ्लैजुला हेल्प करेगा। ओके, तो हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, अदर सरफेस स्ट्रक्चर्स। पिलाई एंड फिम्बरी। Most important, do not help in movement। ठीक है, मूवमेंट में ये हेल्प नहीं करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं मोटिलिटी, ज़्यादा सही लगेगा, डू नॉट हेल्प इन मोटिलिटी। ठीक है, पिलाई जो होती है ना वो इलोंगेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होती है, मतलब ट्यूब्यूलर होती है पिलाई। ये कैसी होती है पिलाई? पिलाई को हम देख लेते हैं, इलोंगेटेड होती है प्लस ट्यूब्यूलर होती है, दोनों एक ही चीज़ हो गए, इलोंगेटेड या ट्यूब्यूलर। ठीक है, और ये स्पेशल प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। उस प्रोटीन का नाम याद करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट पिलाई के नाम से ये पिलेन, पिलाइन बोल लो, पिलेन बोल लो, पिलेन प्रोटीन होता है। ठीक है, तो स्पेशल प्रोटीन से मिलकर बनी होती है ये। नाम नहीं लिख रही हूँ, चलो लिख देती हूँ, पिलिन या पाइलिन प्रोटीन, कुछ भी बोल लो। ठीक है, और ये किस में हेल्प करती है? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या होता है? देखो, कॉन्जुगेशन है ना एक सॉर्ट ऑफ प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह होता है। इसमें डीएनए ट्रांसफ़र होता है, तो बस इतना डिटेल में नहीं याद करना है, बस याद कर लो कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है पिलाई। ठीक है, रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये क्या है? रिप्रोडक्शन है बेसिकली, अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉन्जुगेशन। अब हम बात करेंगे फिम्ब्रे की। नेक्स्ट है फिम्ब्रे। फिम्ब्रे जो होती है ना वो ब्रिसल लाइक होती है। ठीक है, स्मॉल होती है, ब्रिसल लाइक होती है, स्मॉल ब्रिसल लाइक, जैसे ये। ठीक है, ऐसे ब्रिसल लाइक है, स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे फाइबर्स नहीं होते हैं वैसे। ठीक है, और ये किस में हेल्प करती है? अडहेशन में हेल्प करती है, चिपकने में हेल्प करती है, हेल्प्स इन अडहेशन, या फिर बोल लो अटैचमेंट। किसका? किससे? अटैच बैक्टीरिया टू रॉक्स और होस्ट टिश्यूज। ठीक है, तो अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसमें फ्लैजुला होगा, फ्लैजुला के 3 पार्ट्स हमने पढ़ लिए। ठीक है, अगर वो नॉन मोटाइल है तो पिलाई फिम्ब्रे हो सकते हैं, पिलाई कॉन्जुगेशन में हेल्प करेगा और फिम्ब्रे अटैचमेंट या अडहेशन में हेल्प करेगा बैक्टीरिया का रॉक से या फिर होस्ट टिश्यू से। तो सेल एनवेलप में यही था, और उसके मॉडिफिकेशंस भी हमने पढ़ लिए। सेल मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन का क्या क्या पढ़े हमने? मीसोसोम और क्रोमैटोफोर। सेल वॉल के मॉडिफिकेशंस हमने क्या क्या पढ़े? फ्लैजुला, पिलाई एंड फिम्ब्री। अब नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक बचता है, राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज प्रोकैरियोट्स में, उसको देख लेते हैं, एंड देन प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले राइबोसोम देख लेते हैं। वैसे राइबोसोम हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्विक रिकैप देख लेते हैं उसका। तो बेसिकली प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होता है ना वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड रहता है। ठीक है,
अटैच्ड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन प्रोकैरियोट्स। इसका साइज भी हमने देख लिया था, 70s था, जो कि 50s एंड 30s सब यूनिट से मिलकर बना था। ठीक है, ये लार्जर सब यूनिट है, दिस इज द लार्जर सब यूनिट, दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट। तो बेसिकली प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम होता है अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पर साइटोप्लाज्म में भी होता है। ठीक है, ऑल्सो इन साइटोप्लाज्म। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, फंक्शन क्या होता है इसका? प्रोटीन सिंथेसिस। वो तो कहीं भी हो, प्रोकैरियोट में हो चाहे यूकैरियोट में हो, फंक्शन इसका प्रोटीन सिंथेसिस ही रहेगा। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन प्रोकैरियोट्स में एक यूनिक चीज़ देखने को मिलती है, पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम। इसका क्या मतलब होता है? एक एमआरएनए है, सपोज दिस इज वन एमआरएनए, और इसमें बहुत सारी ना राइबोसोम की सब राइबोसोम आके ज्वाइन हो गए। मैंने पहले भी ये चीज़ बताई थी। तो इसको बोलेंगे पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीजोम। तो ये केवल और केवल प्रोकैरियोट्स में ही देखने को मिलता है, पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम। जब एक एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं, और बेसिकली फिर ये पॉलीजोम जो होगा ना, एमआरएनए को प्रोटीन में ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, रिजल्ट्स इन प्रोटीन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। एमआरएनए से प्रोटीन बनाना। ठीक है, ट्रांसलेशन। तो राइबोसोम का कोई रिकैप हो गया, मैं ऑलरेडी ये सब बता चुकी थी जब हम इंट्रो पढ़ रहे थे, यूकैरियोट प्रोकैरियोट में डिफ्रेंशिएट किया था। राइट, अब हम जल्दी से इंक्लूजन बॉडीज और देख लेते हैं। इंक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं? तो बेसिकली इंक्लूजन बॉडीज जो है ना, वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है प्रोकैरियोट्स का, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में नहीं होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में मिलेंगे। मेम्ब्रेन लेस होते हैं, इनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, सिंस प्रोकैरियोट्स में है तो उसी से हम बात बोल सकते हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है रिजर्व मटेरियल को मतलब स्टोर करना। ठीक है, मटेरियल को रिजर्व करके रखना। तो हम बोलेंगे रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक cells are stored in the form of inclusion bodies। इंक्लूजन बॉडीज की फॉर्म में रिजर्व मटेरियल स्टोर रहता है प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, रिजर्व मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। दे लाई फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। इसका क्या मतलब हुआ? दे लाई फ्रीली इन साइटोप्लाज्म मीन्स नो मेम्ब्रेन। ठीक है, नेकेड होते हैं। फिर अब इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स, phosphate granules, Synovian granules, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। ठीक है, ये तो हो गए फूड स्टोरेज वाले, फूड स्टोर करते हैं। ठीक है, ये उनके एग्जाम्पल हो गए। देन नेक्स्ट एक आता है गैस वैक्यूल। ठीक है, हमने गैस वैक्यूल पढ़ा था ना, पढ़ा था।
जो कि एक स्यूडो वैक्यूल होता है। यू कैन टेक द एग्जाम्पल गैस वैक्यूल या फिर स्यूडो वैक्यूल, जो कि केवल प्रोकैरियोट्स में हमने पढ़ा था, यूकैरियोट्स में नहीं होता। तो ठीक है, इसकी भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी, नो मेम्ब्रेन। अब गैस वैक्यूल क्या प्रोवाइड करता है, क्या फंक्शन होता है? तो गैस वैक्यूल जो होता है ना, इट प्रोवाइड्स बायंसी। बेसिकली जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे, एक्वेटिक बैक्टीरिया वगैरह होगा, उनमें ये होगा और बायंसी प्रोवाइड करेगा, फ्लोट कर सकते हैं फिर वो वाटर पे। ठीक है, बायंसी का मतलब यही हो गया। तो ये कहाँ पर पाया जाएगा गैस वैक्यूल? फाउंड इन ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, ब्लू ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इन सब में सूडो वैक्यूल या गैस वैक्यूल प्रेजेंट होगा, जिसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी और वो उन्हें बायंसी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल बस इतना ही था, बेसिक इंट्रोडक्शन देखा हमने प्रोकैरियोटिक सेल का। फिर हमने उसका डायग्राम में उसकी बहुत सारी चीज़ें मेंशन करी, सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन, मीजोजोम, क्रोमैटोफोर। ठीक है, फिर हमने सेल एनवेलप देखा, उसमें 3 चीज़ें आई, ग्लाइकोकैलेक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। फिर हमने सेल वॉल के एक्सटेंशन सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया देखा, फ्लैजेला, पिलाई एंड फिम्बरी। उसके बाद हमने राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज़ देखे, और इसी के साथ प्रोकैरियोटिक सेल यहीं पर ख़त्म होता है। तो आज की सेवा यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।